जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। तो उसकी स्थापना से पहले भारत में कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं काम करती रही हैं, तो उन सभी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और उनके जो काम करने का तरीका था वो कैसा तरीका था और उन राजनीतिक संस्थाओं में किस किस वर्ग के लोगों ने भाग लिया। तो इन सभी बातों को हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों यूपीएससी मेंस एग्जाम के हिसाब से हम लोग एनालाइज कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री को, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो 19वीं शताब्दी में मतलब जो भी राजनीतिक संस्थाएं हमारे यहाँ पर बनी थी, ठीक है, तो उन सभी संस्थाओं का मकसद कहीं ना कहीं ये रहा है कि लोगों को जागरूक करना है और लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना का जन्म देना है। ठीक है, लोगों के अंदर राष्ट्रवादी भावना को जगाना है और पुनर्जागरण करना है। ठीक है, उनको आजादी प्राप्त करने के लिए तैयार करना है और एक आंदोलन में उनको शामिल करना है। ठीक है, तो इन सभी के लिए एक संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, अब अनेक संस्थाएं बनाई गई, उन संस्थाओं के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग समय पर वो संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, जैसे 1833 में हम लोग देखेंगे तो राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में यानी इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय का जो प्रयास था, ठीक है, तो उनके प्रयासों के माध्यम से 1836 में, ठीक है, बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया गया था। ठीक है, किसका गठन किया गया था? बंग भाषा प्रकाशक सभा का। ये जो सभा थी ये राजा राम मोहन राय का के प्रयासों का ही प्रतिफल थी, उसी का परिणाम थी। ठीक है, तो आगे चलकर जो बंग भाषा प्रकाशक सभा थी, तो इसने लोगों को जागरूक करने का बहुत ही ज्यादा काम किया, लोगों को एकत्रित किया। ठीक, और इसके बाद क्या हुआ देखिए, और भी संस्थाओं को गठित किया गया। जैसे 1838 में एक संस्था बनाई गई जिसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, यानी कि जो लैंडलॉर्ड थे उनकी एक सोसाइटी बनाई गई। और जो जमींदारी एसोसिएशन थी ये किन के लिए काम करती थी? जमींदारों के लिए, जमींदारों को और भी ज्यादा पावर देने के लिए, ठीक है, जमींदारों का पुनरुत्थान करने के लिए यह संस्था काम करती थी। ठीक है, देखिए हम लोग यदि जो संस्थाएं देख रहे हैं, ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में जो संस्थाएं बनी तो उनका नेतृत्व कहीं ना कहीं जमींदार वर्ग ने किया। ठीक है, या फिर बड़े वर्ग ने किया, उच्च वर्ग की अपर क्लास के सोसाइटी ने किया, जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में संस्थाएं थी। और इसके अलावा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो संस्थाएं थी उनका नेतृत्व जो किया वो मध्यम वर्ग ने किया। ठीक है, जैसे कि शिक्षक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ग थे इन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की संस्थाओं का नेतृत्व किया। 19वीं शताब्दी की पूर्वार्ध में कौन सी संस्थाएं थी? जैसे कि प्रमुख संस्था थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेतृत्व किया तो वो मुख्य रूप से मिडिल क्लास के लोगों ने किया, जबकि जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो संस्थाएं थी, ठीक है, उत्तरार्ध की तो अलग है, जो 1850 के बाद में संस्था बनी, जो पूर्वार्ध में संस्थाएं थी उनका नेतृत्व अपर क्लास ने ज्यादा किया। तो उन्होंने जो नेतृत्व किया वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में ही किया। तो ये एक प्रमुख ये तथ्य है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 1838 में एक और संस्था बनाई गई थी। कौन सी संस्था? जो अभी हमने बताया है, जमींदारी एसोसिएशन। ठीक है, तो जमींदारी एसोसिएशन ने जमींदारों को अधिकार दिलाए जाने के लिए काम किया। जो 1838 की ब्रिटिश लैंडलॉर्ड सोसाइटी थी यानी कि जमींदारी एसोसिएशन था, इसी के नेतृत्व में सबसे पहले प्रदर्शन करने का तरीका अपनाया गया था। ठीक है, इसने रास्ता तैयार किया था कि हम लोग प्रदर्शन के माध्यम से चेंज लाएंगे या फिर बदलाव लाएंगे। और इसके बाद देखिए और भी एक नई संस्था गठित की गई 1843 में। ठीक है, 1843 में कौन सी संस्था का गठन किया गया था? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी या फिर एसोसिएशन बोले तो वो जो थी तो वो मुख्य रूप से बंगाल में काम कर रही थी। ठीक है, और ये जितनी संस्थाएं हम बता रहे हैं ये सभी बंगाल की संस्थाएं थी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में गठित की गई थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ने लोगों को जागरूक करने का बहुत ही अच्छा काम किया। ठीक, अब इसके बाद देखिए 1851 में क्या हुआ, जो जमींदारी एसोसिएशन थी जिसका गठन किया गया था 1838 में, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इन दोनों का विलय कर दिया गया 1851 में। और विलय करके कौन सी नई संस्था बनाई गई? उस नई संस्था का नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने ही फिर भारत में काम करना चालू किया और लोगों को जागरूक करने का काम किया।
और इसके बाद देखिए कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक नई संस्था बनाई गई ब्रिटेन में, ठीक है। वो नई संस्था कौन थी जो दादा भाई नौरोजी ने 1866 में गठित की थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो कि ब्रिटेन में गठित की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था कि जो भारत में अंग्रेज शोषण कर रहे हैं, तो उस शोषण से, ठीक है, कि भारत में अंग्रेज कितना शोषण कर रहे हैं उसको ब्रिटेन की सरकार को भी बताना, ठीक है, और ब्रिटेन में या फिर लंदन में एक जागरूकता लोगों के अंदर लाना, ठीक है। वहां पर जो भारत के लोग रह रहे हैं उनको भी आंदोलन में शामिल करना और भारत की जो समस्या है वो ब्रिटेन को भी बताना। तो ये था मुख्य मकसद जो 1866 में संस्था गठित की गई थी दादा भाई नौरोजी के माध्यम से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद देखिए 1875 में शिशिर घोष के द्वारा कौन सी संस्था बनाई गई? उसका नाम था इंडियन लीग, ठीक है। तो इंडियन लीग 1875 में गठित की गई। इंडियन लीग का स्थान एक नई संस्था ने ले लिया 1876 में, जिसको गठित किया गया था भारतीय यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता या फिर भारतीय एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो ये जो भारतीय एसोसिएशन कलकत्ता थी, ये किनके प्रयासों से स्थापित की गई थी? इसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। और जो भारतीय एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी, ठीक है, तो ये कांग्रेस की स्थापना के पहले एक प्रमुख संस्था थी, ठीक है। जो कांग्रेस बनाई गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, तो उसके पहले एक प्रमुख काम करने वाली संस्था थी भारतीय एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो इस संस्था ने, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता ने ढेर सारे विरोध किए अंग्रेजों के। जो अंग्रेजों ने भारत में सुधार किए थे वो सुधार अंग्रेजों के पक्ष में थे। देखिए जैसे लॉर्ड लिटिल ने जो इंडियन सिविल सर्विस में प्रवेश की आयु थी उसको 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, तो इसका भी इस संस्था ने विरोध किया। और इसके अलावा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, और जितने भी आर्म्स एक्ट, तो जितने भी अंग्रेजों के द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए थे जिसमें कुछ गड़बड़ियां थी, खामियां थी, तो उन सभी का इस संस्था ने विरोध किया। इसके अलावा बंबई में भी अनेक सारी संस्थाएं गठित की गई। मुंबई में जो प्रमुख संस्थाएं थी उनमें से जैसे कि महादेव गोविंद रानाडे ने जो गठित की थी पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। तो पूना सार्वजनिक सभा जो थी उसका मुख्य काम ये था, जो कि बंबई में काम करती थी, सरकार और जनता के मध्य में सेतु का काम करना, यानी कि एक लिंक बनाती थी सरकार और जनता के बीच में। जनता की जो समस्याएं थी उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करती थी और जनता जो बोलती थी उन चीजों को सरकार तक पहुंचाती थी और जनता के जो विरोध थे उसको भी सरकार तक पहुंचाने का काम करती थी पूना सार्वजनिक सभा, जो कि महादेव गोविंद रानाडे ने 1867 के आसपास में स्थापित की थी। तो जितनी भी 19वीं शताब्दी में संस्थाएं बनाई गई, चाहे वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हो या फिर पूर्वार्ध में हो, ठीक है, उन सभी संस्थाओं का मकसद कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद का विकास करना था। भारत के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना था और गुलामी की बेड़ियों से उनको बाहर निकालने का काम करना था। तो ये इन सभी संस्थाओं का मुख्य मकसद रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 1850 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगी तो ये धीरे धीरे इसी तरह से काम करना शुरू करेगी जिस तरह से पूर्ववर्ती संस्थाएं काम कर रही थी, ठीक है। कांग्रेस भी उसी तरह से काम करेगी। ये जितनी भी संस्थाओं का नाम बताया है ये सारी संस्थाएं एक उदारवादी संस्थाएं थी। इनका काम करने का तरीका यह था कि प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, अपील के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाती थी और ये सरकार से बोलती थी कि प्रशासन में सुधार किया जाए, भारतीयों को भी प्रशासन में शामिल किया जाए, प्रशासन में उनको भी जगह दी जाए, ठीक है। तो इस तरह से ये छोटी छोटी मांगों को सरकार के तक पहुंचाती थी अपील के माध्यम से, विनम्र निवेदन के माध्यम से। तो उदारवादी मुख्य रूप से इनका व्यवहार रहा है। लेकिन आगे चलकर 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस बनती है वो शुरू में उदारवादी हिसाब से काम करती है, उदारवादी तरीके से, लेकिन बाद में उसका जो तरीका है वो भी बदल जाता है और उसमें जो नए लोग शामिल होते हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, तो ये जितने भी शामिल होते हैं बाद में, तो ये उदारवादी नहीं उग्रवादी या अतिवादी रूप में काम करना शुरू करते हैं। तो इस तरह से देखिए अभी इस वीडियो में हमने इतनी संस्थाएं देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कांग्रेस की स्थापना और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसने किस तरह से काम करना चालू